हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रितिका। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो आज के इस चैप्टर को हम मेरे नोट्स के द्वारा हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले टॉपिक आता है अ सोसाइटी ऑफ एस्टेट्स। तो सोसाइटी मतलब समाज, और एस्टेट्स क्या होता है। देखो, एस्टेट्स जो है, देखो 1978 से पहले जो फ्रांस के समाज को अलग अलग भागों में बांट दिया गया था, उन्हीं को हम एस्टेट कहते थे। ठीक है। तो पहला, इसमें 3 एस्टेट होते थे, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में जो कौन लोग आते थे, दिस वॉज द क्लर्जी विच इंक्लूडेड प्रीस्ट, बायशॉप्स एंड अदर रिलीजियस लीडर्स। तो मतलब ये वो लोग फर्स्ट स्टेट में आते थे जो पूजा पाठ करते थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे हिंदू धर्म में जो पुजारी होते हैं, वैसे ही क्रिश्चियन धर्म में वहाँ के फादर होते थे, उन्हीं को क्लर्जी नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी आ जाते थे। एंड सेकेंड स्टेट में जो था, सेकेंड स्टेट वॉज मेड अप ऑफ द नोबिलिटी विच इंक्लूडेड किंग्स, क्वींस, लॉर्ड्स एंड अदर एरिस्टोक्रेट्स। इट मीन्स कि सेकेंड एस्टेट में हमारे राजा, रानी और जो मंत्री होते थे राजा के, ये सब लोग आ जाते थे। और बात करी जाए थर्ड एस्टेट की, तो द थर्ड एस्टेट वॉज द लार्जेस्ट ग्रुप एंड इंक्लूडेड कॉमन पीपल लाइक फार्मर्स, मर्चेंट एंड द वर्कर्स। मतलब थर्ड एस्टेट जो था वो सबसे बड़ा ग्रुप था इन दोनों एस्टेट के मुकाबले। और इनमें कौन लोग आते थे, इनमें जो हमारे जैसे नॉर्मल लोग आते हैं वो लोग शामिल होते थे, जैसे कि किसान, व्यापारी और जो काम करने वाले वर्कर्स होते थे वो आते थे। Peasants made up about 90% of the population. However, only a small number of them owned the land they cultivated. मतलब जो किसान होते थे वो मेड अप अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन। पूरे फ्रांस की 100% जनसंख्या में से 90% जो जनसंख्या थी, पॉपुलेशन थी, वो थी किसान। ठीक है। उनकी 90% जो जनसंख्या थी वो किसान का काम करती थी, फार्मर थी, पीजेंट थी। हाउ एवर ओनली स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन द लैंड दे कल्टिवेटेड। और इसमें से जो लोग होते थे दूसरे की ज़मीनों पर खेती बाड़ी किया करते थे, लेकिन इनमें से बहुत कम ऐसे लोग होते थे जो जिनके पास खुद की अपनी ज़मीन होती थी, जिन पर वो अपना खुद का अनाज उगाया करते थे। अबाउट 60% ऑफ द लैंड वॉज ओन्ड बाय नोबल्स एंड द चर्च एंड अदर रिचर मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट। मतलब देखो, हमको इतना तो पता है कि फर्स्ट एस्टेट में क्लर्जी लोग आते थे, सेकंड एस्टेट में नोबल्स आते थे। ठीक है। ये दोनों अमीर वर्ग होते थे, इन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। लेकिन जो थर्ड एस्टेट था वो भी 3 भागों में बटा हुआ था। पहले में आते थे, कौन आते थे, पहले में आते थे लॉयर, मर्चेंट, व्यापारी जो आते थे, ये सब आते थे। फिर सेकंड में आते थे किसान, और थर्ड में आते थे उससे भी गरीब लोग जिनके पास अपनी भूमि नहीं है। ठीक है। तो इसमें क्या होता था, 60% जो फ्रांस का जो भूभाग था, जो लैंड था, वो किनके पास था, वो नोबल्स और चर्च क्लर्जी लोगों के पास था, और जो अमीर इंसान थे उनके पास था। बाकी जो 40% लैंड था वो फार्मर्स, जो गरीब लोग थे, उनके पास था। दे वर फोर्स टू वर्क इन द हाउस ऑफ नोबल्स। उन्हें जबरदस्ती किया जाता था, किनको, वो गरीब लोग जो थर्ड एस्टेट में रहते हैं, उन्हें जबरदस्ती किया जाता था कि वो अमीर लोगों के घर में काम करें, नोबल्स के घर में काम करें। द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस वॉज borne बाय थर्ड एस्टेट अलोन। मतलब जो सारा बोझ था टैक्स देने का, वो थर्ड एस्टेट को देना पड़ता था, और जो फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट थे उन्हें नहीं देना पड़ता था। अच्छा, आप ही सोच के बताइए कि जो अमीर होते थे उन्हें तो कुछ देना नहीं पड़ता, लेकिन जो बेचारे गरीब होते थे उन्हें ही सारा टैक्स अकेले देना पड़ता। तो एक बार उनकी जगह पर अपने आप को रखकर सोचिए कि अगर आप होते तो आपके ऊपर कैसी सिचुएशन आती। In 1774, Louis XVI of Bourbon family married to the Austrian princess Marie Antoinette. मतलब 1774 में, 1774 में जो लुइस 16वां था, बोर्बोन वंश के थे। कौन थे, ये याद रखने वाली चीज़ है, एमसीक्यू में 1 मार्क्स का पूछा जाता है, पिछले साल भी आया था। जो बोर्बोन क्या है, बोर्बोन एक वंश है जिसके राजा कौन थे, 1774 में जिसके राजा लुइस 16 बने, और उन्होंने ऑस्ट्रिया की एक राजकुमारी, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस जिनका नाम था मैरी एंटोइनेट, इनसे शादी कर लिया, विवाह कर लिया। When he became king, he found an empty treasure. जब वो राजा बने उन्हें एक खाली खजाना मिला, खाली अपना राजकोष मिला। अब एक क्वेश्चन आता है, सबके माइंड में आएगा कि खाली क्यों मिला, क्या उनके पिछले वाले लोगों ने युद्ध में सारे बेकार कर दिए पैसे। देखो, बट वाई वॉज द ट्रेजर एम्प्टी, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर ये होगा, लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर एंड मेंटेनेंस ऑफ कोर्ट ऑफ द पैलेस ऑफ वर्सेलीज वर द मेन रीजन ऑफ एम्प्टी ट्रेजर। मतलब देखो, जो बोर्बन फैमिली के जो वंश थे ना, जो पहले राजा बने थे, लुइस 16 से पहले जो राजा बने थे, उन्होंने क्या किया, जैसे कि अमेरिका और रशिया में युद्ध हो रहा है, तो बीच में वो टांग अड़ा देते थे और अपना सारा खजाना टांग अड़ा के युद्धों में उन्होंने अपना खजाना खाली कर दिया। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, द स्ट्रगल टू सर्वाइव। फिर आप देखो, सारा पैसा खाली हो गया, राजकोष खाली हो गया राजा का, ना राजा के पास इतने पैसे कि वो सबकी ज़रूरतें पूरी कर सके, ना गरीब लोगों के पास इतने पैसे कि वो अपनी खुद की ज़रूरतें पूरी कर सके।
तो इसमें पहला पॉइंट आता है द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789। देखो पहला कारण तो ये था। एक बात बताओ, पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा उतनी मांग भी बढ़ेगी, है ना, और इतना मतलब जो राजा था वो इतना फुलफिल नहीं कर पा रहा था उनकी नीड्स को, उनकी ज़रूरतों को। तो पहले 1715 में इनकी जो पॉपुलेशन थी वो 23 मिलियन थी, और 1715 से 1789 तक आते आते इनकी पॉपुलेशन जो है। अब एक बात बताओ, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो डिमांड्स भी तो बढ़ेंगी ना लोगों की। तो 1750 में 23 मिलियन पॉपुलेशन थी, और 1789 तक आते आते 28 मिलियन पॉपुलेशन होगी। एंड दिस लेड टू अ रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स। मतलब और इस जनसंख्या देखा जब राजा ने कि जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो फिर जो डिमांड्स थी खाने पीने की वस्तुओं के लिए वो बढ़ने लगती है, इंक्रीज होने लगती हैं, ठीक है। एज द डिमांड इंक्रीज्ड प्राइस ऑफ ब्रेड्स ऑल्सो इंक्रीज। जैसे जैसे डिमांड जो होती हैं बढ़ती जाती हैं, वैसे वैसे जो ब्रेड की कीमत होती है वो भी बढ़ती जाती है, क्योंकि आपको पता है बाहर देश में ज़्यादातर क्या खाते हैं लोग, ब्रेड्स। ओके, बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइजेस। बट जो वेजेस थे, जो लोग काम करते थे, जो उनका पैसा आता था, डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइजेस। जो उनके प्राइजेस थे वो भी बहुत बढ़ने लग गए, ठीक है। एक बात बताओ, जब कोई जैसे कि ये कोई चीज़ है, वो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही चीज़ है, ठीक है, तो फिर लोग उसे खरीदने के लिए जो एक ही चीज़ होगा, एक रेयर होगा, उसकी जो प्राइस है वो भी तो इंक्रीज़ होगा, प्राइस जो है वो भी तो ज़्यादा ही होगा। ऐसा थोड़ी ना है कि वो हर जगह आसानी से मिल जाए तो एक एक रुपए में ऐसे हो जाए, नहीं ना। डायमंड जो है वो जल्दी नहीं मिलता है, ठीक है, इसीलिए उसकी जो प्राइस है क्या है, उसकी प्राइस जो है वो बढ़े हुए हैं। सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडेंड। इसीलिए जो अमीर गरीब के बीच में गैप था वो और बढ़ता चला गया। थिंग्स बिकेम वर्स वेन एवर ड्रॉट ऑन और हेल रेड्यूस द हार्वेस्ट। जो थिंग्स थी, जो चीज़ें थी, वो और घटिया होने लगी, और कम होने लगी। जो लोग थे वो तड़पने लगे, भूख के मारे मरने लगे। दिस लेड टू सब्सिस्टेंस क्राइसिस। अब देखो सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है। ये भुखमरी का एक दौर था फ्रांस में, उस वक्त भुखमरी का दौर चलने लगा, ठीक है। समथिंग दैट अकर्ड फ्रिक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रेजिमे। पुराने समय में जब ये सब हो रहा था, लोग जो थे भुखमरी से मरने लगे। एक बात बताओ, उनके वैसे ही लोग गरीब थे और प्राइजेस और बढ़ गए, ठीक है, प्राइजेस भी बढ़ गए तो खरीद और वैसे भी नहीं सकते थे, तो फिर वो भुखमरी से मरने लगे, अफोर्ड नहीं कर पाए वो खाने पीने की चीज़ें। अ ग्रोइंग मिडल क्लास। अब ठीक है, अ ग्रोइंग मिडल क्लास। अब मिडल क्लास के बारे में हम जानेंगे। द मिडल क्लास ऑफ 18th सेंचुरी बिकेम एजुकेटेड एंड देयरफॉर बिलीव दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। अब देखो हमने क्या पढ़ा था कि जो फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट होता था, उन्हें प्रिविलेज बाय बर्थ का एक स्पेशल अधिकार होता था, स्पेशल राइट होता था कि उन्हें जन्म से एक अधिकार मिलता था कि उन्हें टैक्स नहीं देना होगा। कौन से ग्रुप्स को, कौन से दो एस्टेट्स को, फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट में, है ना। अब देखो फिर जब मिडिल क्लास कौन थे, जो थर्ड एस्टेट में जो गरीब लोग थे उन्हें ही मिडिल क्लास के नाम से जाना गया, ठीक है। वो जो गरीब लोग थे वो पढ़े लिखे और फिर वो मिडिल क्लास कहलाए, पढ़े लिख कर। 18th सेंचुरी की बात की जा रही है, ये याद रखिएगा, ठीक है। फिर वो मिडिल क्लास जो लोग थे उन्होंने इसमें बिलीव किया कि जो कोई भी ग्रुप को किसी भी जन्म सिद्ध अधिकार नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। उन्होंने इसके विरोध में आवाज़ उठाई। दे अर्न देयर वेल्थ थ्रू एन एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड। उन्होंने पैसा कमाया व्यापार करके, एक देश से दूसरे देश में व्यापार करके मिडिल क्लास ने पैसा कमाया। फ्रॉम द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, जो वस्तुओं को बनाकर मैन्युफैक्चर करके पैसा कमाया। सच एज वुलन एंड सिक्स टेक्सटाइल्स, उन्होंने ऊन का काम स्टार्ट किया, सिल्क का काम स्टार्ट किया। दैट वर ईदर एक्सपार्टेड और बॉट बाय द रिचर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, जो कि किसके द्वारा खरीदे जाते थे, जो वो ऊन और सिल्क का जो बनाते थे वस्तुएं, जो गुड्स बनाते थे, मैन्युफैक्चर करते थे, वो किसके द्वारा खरीदे जाते थे, वो खरीदे जाते थे सोसाइटी के अमीर लोगों द्वारा, ठीक है। Some philosophers also considered that middle class was sole responsible for revolution. कुछ philosophers, कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है कि जो मिडिल क्लास है उसी को पूरा जिम्मेदार ठहराया गया है। जो ये क्रांति हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति, उसी का जिम्मेदार किसको ठहराया गया है, मिडिल क्लास को उसका जिम्मेदार ठहराया गया है। The idea of philosophers was
were discussed intensively in salon and coffee houses and spread among people through books and newspapers. तो ये जो आइडियाज़ थे फिलोसोफर्स के, इतिहासकार का मानना था कि मिडिल क्लास जिम्मेदार हैं फ्रांसीसी क्रांति के, तो फिर ये इन्होंने लोगों तक अपनी बात कैसे पहुंचाई, लोगों तक अपनी बात जो जैसे टीवी पर आता था शो, इनके बोलते थे, टीवी शोज़ रखते थे, सैलॉन में, कॉफ़ी हाउस में, जब भी ये शो चलते तो लोगों तक ये बात फैलती। बुक्स के द्वारा, न्यूज़पेपर्स के द्वारा इन्होंने अपनी बातें फैलाई। देयर वर फ्रिक्वेंटली रीड अलाउड इन ग्रुप्स फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज हु कुड नॉट रीड एंड राइट। और देयर वर फ्रिक्वेंटली, अब देखो, और जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे उन्हें बोल कर बताया जाता था कि इनके जिम्मेदार कौन हैं, इनके जिम्मेदार हैं मिडिल क्लास लोग। द न्यूज़ दैट लुइस 16 प्लान टू इम्पोज फर्दलेसली टैक्स to be able to meet expenses of the state generated anger and protest against the system। जैसे ही ये बात लुइस 16 को पता चली, उन्होंने एक प्लान बनाया कि जो टैक्स है, ठीक है, उसके लिए टैक्स बढ़ाने के लिए एक मीटिंग बिठाई जाएगी भाई, ठीक है। अब वो मीटिंग बिठाई जाएगी, लोगों को और गुस्सा आ गया कि एक तो इतनी भुखमरी चल रही है, इतनी गरीबी चल रही है, ऊपर से तुम्हें और टैक्स बढ़ाना है। एंड दिस कॉजेज द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन। और इसी वजह से, इस यही कारण था जिसकी वजह से फ्रांसीसी क्रांति होता है, ठीक है। द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन। अब रेवोल्यूशन कैसे होता है उसके बारे में पूरा डिटेल से जान लेते हैं। ऑन 5 मई 1789, कब, ये याद रखिएगा डेट, 5 मई 1789 को लुइस 16 ने एक मीटिंग बुलाई थी, ठीक है, एक मीटिंग बुलाई थी, ठीक है, जो एस्टेट जनरल टू पास द प्रपोजल फॉर न्यू टैक्स, ठीक है। उन्होंने बोला, एक मीटिंग बैठाई और उन्होंने बोला कि अब हमें टैक्स बढ़ाना होगा, ठीक है। हमारे राजा के पास एक तो खुद उनका खजाना खाली था, तो उन्होंने ये बोल दिया कि भाई देखो, अब हमें ना टैक्स बढ़ाना होगा, ठीक है। द फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव्स ईच वर सीटेड इन द रोज फेसिंग ईच अदर ऑन टू साइड्स। अब देखो, जब वो मीटिंग बैठाई जाती थी ना, उसमें 300 लोग फर्स्ट एस्टेट से और 300 लोग सेकेंड एस्टेट से आते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो लोग थे ना वो थर्ड एस्टेट से आते थे, और वो 600 लोग आते थे। रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोस्ट एजुकेटेड एंड प्रॉस्पिरस मेंबर्स हैड टू स्टैंड एट द बैक। और इन सब लोगों को पीछे खड़ा कर दिया जाता था, ठीक है। मेंबर्स ऑफ थर्ड एस्टेट डिमांडेड दैट वोटिंग नाउ कंडक्टेड बाय द असेंबली एज अ होल, वेयर ईच मेंबर वुड हैव 1 वोट। देखो इसमें क्या होता था, ये क्या इन्होंने सिस्टम बना रखा था कि देखो 3 रोज बना दी जाती थी। पहली रो फर्स्ट एस्टेट की, दूसरी रो सेकंड एस्टेट की, थर्ड रो थर्ड एस्टेट की, ठीक है। तो इन्होंने एक एक रो से एक एक वोट लिया। अब देखो टैक्स बढ़ाने की बात की गई, तो फिर वोट किया जाता था, जिसके जितने ज़्यादा वोट वो हाँ हो जाता था, अगर कम वोट आए तो ना हो जाता था। अब देखो फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट को कोई टैक्स तो भरना नहीं होता था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हाँ बोल दिया कि हाँ भी बढ़ा दो, हमारा क्या है, हमें कौन सा टैक्स भरना पड़ रहा है, सारा टैक्स तो थर्ड एस्टेट को भरना पड़ता है। तो उसी तरह हमारे 3 वोट टोटल होते थे, फर्स्ट वोट और सेकेंड वोट, ठीक है। फर्स्ट वोट फर्स्ट एस्टेट का और सेकेंड वोट सेकेंड एस्टेट का। तो देखो फर्स्ट 2 वोट आ जाते थे, 3 में से 2 वोट आ गए तो भाई हाँ बढ़ा दो टैक्स, ठीक है, ये होता था। थर्ड एस्टेट की कोई नहीं सुनता था। थर्ड एस्टेट के लोग चाहते थे कि भाई देखो हमारे इंडिया में जैसे है कि 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, ये वाला सिस्टम है ना हमारे भारत में, कि एक इंसान का एक ही वोट माना जाएगा, उसकी एक ही वैल्यू होगी। ये नहीं कि एक इंसान उसके 10 वोट माने जाएंगे, उसकी 1000 वैल्यू होगी, ऐसा तो सिस्टम नहीं है। फिर यही इसी तरह लोग वहाँ थर्ड एस्टेट के लोग चाहते थे फ्रांस में कि एक इंसान का एक ही वोट माना जाए और एक ही वोट का एक ही मूल्य माना जाए, एक ही वैल्यू मानी जाए। किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल। जब थर्ड एस्टेट के लोगों ने ये सब प्रपोजल किंग के सामने रखा, राजा के सामने रखा कि ऐसी ऐसी बात है, हर इंसान को अपना एक वोट की ज़रूरत है, एक वोट उसे मिले और एक वोट का वैल्यू भी हो, ठीक है, एक वोट की एक वैल्यू। राजा ने इस जो प्रपोजल आया था थर्ड एस्टेट की तरफ से, इसको रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया। मेंबर्स ऑफ थर्ड एस्टेट प्रोटेस्टेड एंड वॉकड आउट ऑफ असेंबली। अब देखो जो लोग थे थर्ड एस्टेट के, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उनको बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा ऐसे कैसे भाई, हमारी बात तो कोई सुनेगा ही नहीं आगे फ्यूचर में, फिर ऐसा फिर हमारा कौन देख रेख करेगा, हमारे पैसे कहाँ गए, हम भुखमरी से मर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो गुस्से में असेंबली से बाहर निकल गए, विच लेड टू फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली। अब एक बात बताओ,
क्वेश्चन आ सकता है कि नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन कैसे हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि थर्ड स्टेट की कोई बातें नहीं सुन रहा था, वो चाहते थे कि 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू हो, लेकिन किंग ने इस प्रपोजल को मना कर दिया, इसीलिए ये नेशनल असेंबली इन्होंने बना लिया। अब टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली, इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ऑन 20th June 1789 members of third state assembly in the hall of an indoor tennis court in the ground of Versailles। देखो 20 जून 1789 को डेट याद कर लीजिएगा, आता है 20 जून 1789 को जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो असेंबली से बाहर निकल के, एक इंडोर टेनिस एक जगह है वर्सलीज किले के इधर इंडोर टेनिस एक जगह है, वहाँ पर सब इकट्ठे हो जाते हैं। दे डिक्लेयर्ड नेशनल असेंबली, दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ अ नेशनल असेंबली एंड not to disperse till they had drafted a constitution for France that would limit the powers of the monarchy। तो उन्होंने एक अपने आप में एक डिसाइड कर लिया अपने आप में ही कि हम अब नेशनल असेंबली बन गए हैं, बनाएंगे जब तक हम खुद का एक संविधान, उन्होंने अपने खुद का एक संविधान भी बनाया फ्रांस के लिए, जो मोनार्की की पावर थी, जो राजतंत्र वहाँ पे चल रहा था, जो लुई 16 चला रहा था, राजतंत्र मोनार्की चला रहा था, उसको रोकने के लिए, उसकी पावर्स को लिमिट लगाने के लिए। They were led by Mirabeau, born in noble family, and Abbé Sieyès was a priest who wrote a book named What is Third Estate। अब देखो they were led by, उन्होंने किससे मोटिवेट होके किया? मिरेबू, जो कि एक नोबल फैमिली में ही बॉर्न हुए थे, एंड अब्बे सैयस, ठीक है, वो एक प्रिस्ट थे, पुजारी थे, कहें तो क्लर्जी वर्ग में ही आते थे, जिन्होंने एक बुक लिखी थी व्हाट इज़ थर्ड एस्टेट। ये याद रख लीजिएगा, आता है और इसकी डिस्क्रिप्शन भी मांग लेते हैं कई बार एग्जाम्स में। फिलोसोफर्स एंड देयर कॉन्स्टिट्यूशन इन रिवॉल्यूशन। अब हम जानेंगे कि फिलोसोफर्स, इतिहासकारों के बारे में कुछ जानेंगे और उनकी क्या भागीदारी रही थी इस क्रांति में। पहले आते हैं जॉन लॉक, जिन्होंने एक बुक लिखी थी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। बुक का नाम क्या है बच्चों? टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जो कि जॉन लॉक द्वारा लिखी गई थी। इसमें उन्होंने क्या किया? डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क, उन्होंने मना किया, मोनार्क को हटा देना चाहिए, ठीक है। सेकंड आते हैं जीन जैकोब रोजे, राइटन अ बुक नेम सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इन्होंने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम से एक बुक लिखी, जिन्होंने इनमें एक गवर्नमेंट, इन्होंने अपना एक आइडिया प्रपोज किया, आइडिया बतलाया कि गवर्नमेंट बेस्ड ऑन अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब लोगों को चुनना चाहिए अपनी गवर्नमेंट को, लोगों के हाथ में सत्ता होनी चाहिए सरकार की। अगर सरकार अच्छा काम कर रही है तो वो लोगों के पास इतनी पावर होनी चाहिए कि वो उसे वोट देकर दोबारा जिता सके, या फिर अगर सरकार गंदा काम कर रही है, अच्छे से काम नहीं कर रही है, अच्छे से चल नहीं रही है, तो लोगों के हाथ में वो सत्ता होनी चाहिए, लोगों के हाथ में वो पावर होनी चाहिए जो कि क्या कर सके, जो कि उसको अगले वोट के दौरान उसको हरा सके, उसको सत्ता से उखाड़ फेंके। तीसरे आते हैं मॉन्टेस्क्यू, जिन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था द स्पिरिट ऑफ द लॉज, ठीक है। इन्होंने इसमें एक आइडिया प्रपोज किया, आइडिया बतलाया कि गवर्नमेंट को 3 भागों में बांट दो भैया, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। ये 3 भागों में गवर्नमेंट को बांट दो, जो कि आज के इंडिया में भी ये चल रहा है रूल, ठीक है। देखो इसके बाद हमारा टॉपिक आता है बस्टाइल रिवॉल्ट, बस्टाइल की क्रांति, ठीक है। ऑन 14 जुलाई, अब डेट याद कर लीजिएगा, 14 जुलाई द एजिटेटेड क्राउड स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड द बस्टाइल। एक बस्टाइल का किला था जहाँ पे एक जेल, मान लो वो एक जेल था बस्टाइल। 14 जुलाई को जो भीड़ थी वहाँ पे, लोगों की भीड़ थी वहाँ पे आई, और उस किले में सबको, जो जेल में लोगों को रखा था, जेल में किन लोगों को रखा था? जो राजा का विरोध करके उनको छुड़वा के जेल का तहस नहस कर दिया और वहाँ का सब कुछ लूट पाट लिया। ड्यू टू फियर पीजेंट्स इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स अटैक द कैसल ऑफ नोबल्स, और इसी डर से किसानों ने भी अलग अलग ज़िले में जो कैसल होते थे, जो नोबल्स के कैसल होते थे, राजमहल होते थे, वहाँ पर जितने भी खाने पीने की वस्तुएं थी और जितने भी खाने पीने की वस्तुएं उन्होंने लूट ली, और जितने भी, जैसे कि उन्होंने जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते थे उनको जला दिए। कंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ मोनोरियल ड्यूज, उनके लिखित लिखा जोखा होता था उन सबको जला दिया, जो भी इम्पोर्टेंट था।
होल कंट्री वॉज इन मूड ऑफ रिवोल्ट, पूरी देश में क्रांति की आग जल रही थी। एज अ रिजल्ट लुइस 16 फाइनली रिकॉग्नाइज द नेशनल असेंबली एंड एक्सेप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे ही लुइस 16 को लगा, अरे भैया लगता है अब तो पूरे देश नहीं मानेगा भाई, हमें ही मानना पड़ेगा, तो लुइस 16 ने क्या किया, उनको जब पता चल गया कि अब नेशनल असेंबली नहीं मानने वाली, अब लोग नहीं मानेंगे, अब मेरा नहीं चलेगा भाई, मेरी सत्ता उखड़ फेंकी इन लोगों ने, तो उन्होंने क्या किया, नेशनल असेंबली एंड एक्सेप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने नेशनल असेंबली को भी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ तुम पावर में रहो, और कॉन्स्टिट्यूशन को भी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है। ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789, 4 अगस्त 1789 की रात को द असेंबली डिमोलिश द फ्यूडल सिस्टम्स ऑफ टैक्सेस एंड ऑल द प्रिविलेजेस वर विदड्रॉन। फिर क्या किया लोगों ने, जो नेशनल असेंबली थी 4 अगस्त 1789 की रात को, नेशनल असेंबली में जितने भी टैक्स के सिस्टम थे कि हमें देने होंगे, सिर्फ थर्ड एस्टेट को देने होंगे, टैक्स का सिस्टम पूरा उखाड़ फेंका, और जितने भी जन्मसिद्ध अधिकार थे, प्रिविलेज बाय बर्थ था, इसको भी उखाड़ फेंका, मतलब रोक दिया। अब ऐसा कोई अधिकार नहीं होगा, अब ऐसा कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्रांस बिकेम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब देखो जो फ्रांस था वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कैसे बना, क्यों बना, आगे पढ़ते हैं। नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1789। मतलब नेशनल असेंबली ने जो ड्राफ्ट, मतलब एक तरह से फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन का एक नॉर्मल जो जैसे पहले तैयार कर लेना, बट वो कॉन्स्टिट्यूशन ना बनना, एक ड्राफ्ट बना लिया, संविधान का एक ड्राफ्ट बना लिया। ठीक है, 1791 में इनका कॉन्स्टिट्यूशन का इनका एक ड्राफ्ट बन गया था। किसने बनाया, नेशनल असेंबली ने। Powers were now separation and assigned to different institutions and the legislature, executive and judiciary. This made France a constitutional monarchy. अब इसमें क्या हुआ, अब सरकार को 3 भागों में बांट दिया गया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इसी तरह जो फ्रांस था हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। क्यों भाई, क्योंकि देखो वहाँ संविधान भी था और राजा का राज भी चल रहा था, और सरकार को 3 भागों में भी बांटा गया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो इसी तरह जो हमारा फ्रांस है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। द नेशनल असेंबली वॉज इलेक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स विच वर चूजन बाय एक्टिव सिटीजन्स। अब देखो नेशनल असेंबली ने क्या किया, एक ऐसा ग्रुप बनाया जो कि सिर्फ लोगों द्वारा चुना जाएगा, एक्टिव सिटीजन्स द्वारा सिर्फ चुना जाएगा। अब देखो भाई ये एक्टिव सिटीजन्स कौन थे, आओ जानते हैं। तो ना नेशनल असेंबली ने जो जनता थी, वहाँ की सिटीजन थी, उनको 2 भागों में बांट दिया गया है ना भाई। कितने भागों में बांट दिया गया, 2 भागों में। पहला है एक्टिव सिटीजन, जिसमें जो सिर्फ आदमी आते थे जो कि 25 वर्ष से ऊपर के थे और जो टैक्स देते थे एटलीस्ट 3 days ऑफ लेबर्स वेजेस एंटाइटल्ड टू वर्क। मतलब वो अपने पूरा 3 दिन की कमाई जो टैक्स में देते थे, और जो लोग 25 वर्ष, जो आदमी 25 वर्ष से ऊपर के होते थे वो एक्टिव सिटीजन्स होते थे। और पैसिव सिटीजन्स में जो बाकी मैन होते थे 25 वर्ष से कम के, जो टैक्स नहीं देते थे, और जो औरतें बच्चे होते थे वो आ जाते थे किसमें, पैसिव सिटीजन्स में। वेरी गुड। फ्रांस अबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स रिपब्लिक। अब देखो फ्रांस ने ना मोनार्की को हटा दिया, राजतंत्र को हटा दिया और गणतंत्र बन गया। अब जानो भाई गणतंत्र क्या होता है, रिपब्लिक क्या होता है, बताओ। रिपब्लिक, गणतंत्र वो होता है जिसके पास अपना खुद का एक संविधान हो और जो पूरी देश की जनता है उस संविधान के अकॉर्डिंग चल रही हो। ठीक है। Louis XVI secretly planned to overthrow the National Assembly with the King of Prussia, Germany. तो लुइस 16 ने एक प्लान बनाया कि छुपके से ना इस नेशनल असेंबली को उखाड़ फेंक देता हूँ। ऐसा नहीं कि उखाड़ के कोई जगह उसको फेंक दे, नहीं भाई, नेशनल असेंबली की सत्ता को ही ख़त्म कर देता हूँ छुपके से। तो इन्होंने ये कैसे किया, इन्होंने ना हेल्प ली। किसकी हेल्प ली, प्रूशिया एक जगह है एक, ठीक है, उसके राजा प्रूशिया, किंग ऑफ प्रूशिया के राजा जो कि प्रूशिया जर्मनी में है। बिफोर दिस कुड हैपन द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट प्रूशिया एंड ऑस्ट्रियन। ठीक है, देखो अब क्या कहते हैं, जैसे ही लुइस 16 जो था वो नेशनल असेंबली की सत्ता को ख़त्म कर पाता, उससे पहले
उससे पहले जो नेशनल असेंबली थी ना, उन्होंने वोट करवाए। कब? अप्रैल 1792 में इन्होंने वोट करवाए और इन्होंने ये घोषणा कर दी कि अब युद्ध होगा भाई, अब तो लड़ाई होगी प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के बीच में। अब ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी तो मैरी एंटोइनेट, इन्हीं से तो शादी की थी लुइस 16 ने, है ना। रिमेंबर करवा रही हूँ, याद दिलवा रही हूँ बस। दिस वॉर इज अगेंस्ट किंग्स एंड एरिस्टोक्रेसीज ऑल ओवर यूरोप। अब ये सिर्फ वॉर फ्रांस में ही नहीं थी, पूरे यूरोप में उस वक्त वॉर छिड़ गई, युद्ध का माहौल हो गया था। क्यों? क्योंकि इसमें जो अन्याय हो रहा था, जो जन्मसिद्ध अधिकार मिले थे, लोग इससे बहुत परेशान हो गए थे। और ये युद्ध जो था राजा और एरिस्टोक्रेसीज, जिनके ऊपर ये बुरा बर्ताव किया जाता था, इनके बीच में है ये युद्ध, ठीक है। नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। अब इनका नेशनल एंथम फ्रांस का क्या है? मार्सिलीज। क्वेश्चन आ सकता है, मार्सिलीज एक जगह का भी नाम है, ये मैप में भरना सीख जाइएगा, 5 मार्क्स का आता है हमेशा हर साल। नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस क्या है? मार्सिलीज है, ठीक है, नाम है मार्सिलीज। रिवॉल्यूशन फर्दर डिमांडेड ग्रेटर पॉलिटिकल इक्वलिटी। जैसे ही क्रांति होती है तो लोगों ने क्या मांगा कि हमें समानता चाहिए, पॉलिटिकल इक्वलिटी चाहिए, ये नहीं कि राजा बड़ा है हम छोटे, हम सबको बराबर रखो भाई। फॉर एग्जाम्पल वोटिंग राइट्स टू बी वीकर सेक्शन। हम पहले क्या होता था? वीकर सेक्शन मतलब जो कमज़ोर लोग होते थे, गरीब लोग होते थे, उन्हें वोट करने का कोई अधिकार नहीं होता था, सिर्फ 25 वर्ष से ऊपर के आदमियों को होता था, है ना। द मोस्ट सक्सेसफुल क्लब्स वॉज जैकोबिन क्लब। अब देखो ये जैकोबिन क्लब क्या है भाई? क्लब कहाँ से है? नाचने गाने वाला नहीं। उस समय ना फ्रांस में अलग अलग क्लब्स बन रहे थे, अलग अलग पार्टीज बन गई थी, जिनको क्लब्स कहा गया। और उसमें सबसे सफलतापूर्वक, सबसे सक्सेसफुल कौन हुआ? जैकोबिन क्लब। कौन हुआ? जैकोबिन क्लब। ये याद रखने वाली बात है। आप थोड़ा जैकोबिन क्लब के बारे में भी जान लेते हैं भाई, ठीक है। तो देखो जो जैकोबिन क्लब था, ठीक है, गॉट इट्स नेम फ्रॉम कन्वेंट ऑफ एस्टी जैकोब इन पेरिस। ये इनका जो नाम पड़ा जैकोबिन क्लब का, वो एस्टी जैकोब इन पेरिस से पड़ा था। मेनली पीपल आर फ्रॉम लेस प्रॉस्पिरियस सेक्शन। इसमें जो ज़्यादातर लोग थे ना वो गरीब थे, लेस प्रॉस्पिरियस सेक्शन से आते थे, ठीक है। लीडर, इनका लीडर कौन था जैकोबिन क्लब का? इनका जो लीडर था वो था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर। कौन था? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर। ड्रेस कोड इनका क्या होता था? एक बात बताओ भाई, तुम कहीं रहते हो, तुम्हारे स्कूल का भी तो ड्रेस कोड होता है ना, उसी तरह इन जैकोबिन क्लब का भी एक ड्रेस कोड था। लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर पहनते थे, जो कि इनके शोल्डर से जॉइंट होता था। द सर्वेंट्स वर नोन एज सैंस क्लूटोज। मतलब वहाँ के जो नौकर चाकर होते थे वो किस नाम से जाने जाते थे? सैन क्लूटोज से जाने जाते थे। पीपल विदाउट नी ब्रीचेस होते थे उसमें, ठीक है। दीज मैन वोर रेड कैप्स टू सिम्बलाइज लिबर्टी। ये भाईचारा बनाने के लिए एक लाल टोपी, एक लाल कैप पहन के रखते थे, किसको सिंबलाइज करने के लिए? लिबर्टी को। किसको? लिबर्टी को। अब समर ऑफ 1792, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो 1792 की गर्मियों में क्या होता है, देखो। ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10, ठीक है, 10 अगस्त की सुबह को, दे टू जैकोबिन क्लब अटैक द पैलेस ऑफ टूलरलेस, killed the king's guards and held the king himself as hostage for several hours। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने हमला बोल दिया, ठीक है। टूलरलेस एक राजमहल है, उस पर हमला बोल दिया और किंग्स के जो गार्डियंस थे उन सबको मार डाला, ठीक है। ऑल मैन ऑफ 21 ईयर्स एंड अबव गॉट द राइट टू वोट। और ये हमला करने के बाद जितने भी मैन थे, ठीक है, 21 वर्ष से ऊपर के, उन्हें वोट देने का अधिकार मिल गया, भले से उनके पास ज़मीन हो या ना हो। न्यूली इलेक्शन असेंबली वॉज कॉल्ड अ कन्वेक्शन। अब जो अभी अभी इलेक्शन हुए थे, उस इलेक्शन के बाद जो असेंबली थी, नेशनल असेंबली को किस नाम से जाना जाने लगा? कन्वेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस नाम से जाना जाने लगा नेशनल असेंबली को? इलेक्टेड असेंबली के बाद कन्वेंशन, ठीक है। ऑन 21 सितंबर 1972 मोनार्की वॉज अबॉलिश्ड एंड फ्रांस वॉज डिक्लेयर्ड एज रिपब्लिक। अब 21, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 21 सितंबर 1972 को जो मोनार्की थी, जो राजतंत्र था, वो ख़त्म हो जाता है पूरी तरीके से, एंड फ्रांस वॉज डिक्लेयर्ड एज रिपब्लिक। और जो फ्रांस था वो पूर्ण रूप से कैसे डिक्लेयर हो जाता है? एक गणतंत्र के रूप से पूर्ण रूप बन जाता है, ठीक है।
Louis XVI was sentenced to death by a court on charge of treason, betrayal of one's country, and executed on 21st January 1793. अब देखो, लुइस 16 जो था उसे ना मौत की सज़ा सुना दी जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी चार्ज ऑफ ट्रीजन एक लॉ है जिसके मुताबिक उन्होंने अपनी ही कंट्री के साथ धोखाबाजी की थी, इसलिए उन्हें मौत की सज़ा सुना दी जाती है। द जकोबिन लीडर रॉबेस्पायर रूल्ड रूथलेसली फ्रॉम 1793 to 1794. His reign was called reign of terror. अब देखो ये क्या कह रहा है कि जकोबिन लीडर जो था, जकोबिन क्लब का कौन लीडर था? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर। रॉबेस्पायर ने ना फिर फ्रांस की सत्ता अपने हाथों में ले ली। फ्रांस को अब कौन संभालने लगा लुइस 16 के बाद? रॉबेस्पायर, ठीक है। और उनका पूरा कार्यकाल कब से कब तक संभाला? 1793 से 1794 तक रॉबेस्पायर ने संभाला, और उस काल को क्या कहा गया? रीन ऑफ टेरर, आतंक का काल। अब बताओ आतंक का काल क्यों कहा जाता है? थोड़ा गेस करो, थोड़ा सोचो कि इसलिए कहा जाता होगा क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे काम किए होंगे, काले काम किए होंगे, बुरे काम किए होंगे, जिससे जनता को बहुत ही कष्ट पहुंचा होगा, है ना। In July 1794, Robespierre was convicted of execution and executed on guillotine. और देखो भाई, लुइस 16 तो मर गया था, उन्हें मौत की सज़ा सुना दी। अब देखो फिर कब? जुलाई 1794 को रॉबेस्पायर को भी मौत की सज़ा दे दी जाती है गुलोटीन पे। गुलोटीन क्या होता है? गुलोटीन एक ऐसा सा होता है, इसके बीच में सर रखा जाता है, और ये जो ऊपर चाकू सी बड़ी भारी तलवार सी होती है, यहाँ रस्सी होती है, देख रहे हैं आप? यहाँ रस्सी को जैसे ही छोड़ा जाता है, वो इतनी तेज जो शार्प सा होता है, वो सीधा आके गर्दन पे लगता है, गर्दन धड़ से अलग हो जाती है, ठीक है। ये सजा होती थी। अब देखो क्या कह रहा है ये। द फॉल ऑफ जकोबिन अलाउड the wealthier class to seize the power and rule through an executive made up of 5 measures called Directory from 26 October 1795. इनकी मौत के बाद जकोबिन ने क्या किया? इन्होंने पूरी पावर को सीज कर लिया है, क्लास बाय क्लास। एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स का एक ग्रुप बनाया जाता है जिसे डायरेक्टरी के नाम से जाना जाता है, और ये कब बनाया जाता है? 26 अक्टूबर 1795 को। However, the frequent clash of directors was legislative council led to political instability. मतलब instability आ जाती है, अस्थायी हो जाता है, फ्रांस की जो सत्ता हो जाती है। This paved the way for the rise of military dictatorship under Napoleon Bonaparte, who directly in 1799 and became the first council and later crowned himself as the emperor of France in 1804. देखो फिर 1799 में नेपोलियन अटैक करता है, और फिर उस वक्त उनकी मौत के बाद, डायरेक्टरी के बाद, फिर डिक्टेटरशिप आती है ना भाई। डिक्टेटरशिप जो थी वो किसके अंदर थी? वो थी नेपोलियन बोनापार्टे के अंदर, जो कि 1799 में आता है, और 1804 में फ्रांस का राजा खुद को घोषित कर देता है। नेपोलियन वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वाटरलू। अब नेपोलियन जो है वो उसको हरा दिया जाता है, कौन से युद्ध में? वाटरलू एक युद्ध है जिसमें नेपोलियन को हरा दिया जाता है 1815 में, और तब से वो फिर हट जाता है। द लेजेसी ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, भाईचारा, समानता और आज़ादी इससे मिलती है। एमर्ज आउट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन रिमेन द आइडियाज़ ऑफ फॉलोइंग वर्ल्ड, और ये जो आइडियाज़ हैं पूरी दुनिया में फैलाए दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे चैप्टर था गाइस, और थैंक यू फॉर सीइंग दिस। एंड देखो इसमें आज़ादी, भाईचारा और समानता का आइडियाज़ जो होते हैं पूरी वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाते हैं, फैल जाते हैं। स्लेवरी वॉज फाइनली अबॉलिश इन 1848 फ्रॉम ऑल दी कॉलोनीज ऑफ फ्रांस। जो नौकर चाकर दूसरे देश से नौकर लाते थे और खुद देश में बनाते थे, साउथ अफ्रीका से लाते थे गरीब लोगों को और यहाँ नौकर बनाते थे। ये जो स्लेवरी सिस्टम था इसको ख़त्म कर दिया जाता है 1848 में, पूरे फ्रांस में पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाता है, ठीक है। स्लेवरी वॉज फाइनली अबॉलिश्ड, ये पढ़ लिया। वुमेन फॉट देयर ओन वे टू गेट राइट टू वोट इन 1946 इन फ्रांस। फिर वुमेन, भाई एक बात बताओ, वुमेन का है, वुमेन तो कुछ भी अधिकार नहीं मिले, फिर फाइनली उन्होंने 1946 में फ्रांस में क्रांति करके, युद्ध करके अपने नाम भी वोट का अधिकार
कर लिया। सो दैट्स इट, दिस इज अ चैप्टर। आई होप यू लाइक द चैप्टर एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। सो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।